स्वागत है आप सभी का बायजूस आईएएस में और एक विशेष संस्करण में अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के उस साप्ताहिक घटनाक्रम में जिसको हम आपके लिए हमेशा लेकर आते हैं। यह संस्करण विशेष इसलिए है कि इस बार जिस मुद्दे पर हम नज़र डाल रहे हैं वो एक ऐसा मुद्दा है जो किसी पुराने रोग की तरह जो बरसों दबा रहता है, एकाएक विस्फोटक स्थिति पर पहुंच जाता है और रोगी की जान के लिए संकट पैदा करता है। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि मध्यपूर्व का संकट इस समय ऐसी स्थिति में पहुंचा है जो विश्व को सर्वनाशक युद्ध की कगार तक ला चुका है। और ये स्थिति तात्कालिक संकट की नहीं है, ये फिलिस्तीनी अरब संघर्ष एक ऐसी समस्या है जो लगभग एक सदी से सुगबुगाता रहा है। दशकों तक कभी शांत होता है, फिर विस्फोटक होता है और इसके इतने आयाम हैं, भू राजनीतिक, राजनीतिक, सांप्रदायिक, नस्लवादी, उपनिवेशवादी, वंशनाशक, मानवाधिकारों के उल्लंघन से संबंधित, और कहीं न कहीं ये प्रतिबिंबित करता है संयुक्त राष्ट्र की असमर्थता को, लाचारी को और बड़ी शक्तियों की दखलंदाजी को इस क्षेत्र में। ध्यान से सुने हम लोग क्या विश्लेषण करने जा रहे हैं। न केवल हम तात्कालिक संकट का चर्चा करेंगे बल्कि इसके ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य को भी समझने की कोशिश करेंगे। और हमेशा की तरह हमारी चेष्टा यह भी रहेगी कि हम आपसे इस बात का साझा कर सकें कि भारत के राष्ट्रहित इस घटनाक्रम से कहां तक प्रभावित होते हैं। अभी कुछ ही महीने पहले तक ऐसा लग रहा था कि मध्य पूर्व में अंतर्राष्ट्रीय तनाव घट रहे हैं, स्थायी शांति स्थापित होने की संभावना बढ़ रही है। ऐसा इसलिए हुआ था कि इजराइल ने अपने संबंधों को सामान्य बनाने की कोशिश की थी। तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के दामाद कुशनर की सहायता से सऊदी अरब के साथ अपने संबंधों को सुधारने की, खाड़ी के देशों के साथ संबंधों को सुधारने की, संयुक्त अरब अमीरात के देशों के साथ उसके संबंध सुधरे थे और वहाँ कुछ पर्यटकों के विमान पहुँचे थे। और ऐसा लग रहा था कि अब इस तनाव के घटने के बाद इस क्षेत्र में सुलह की संभावना बढ़ रही है। मगर तत्काल जैसा हम कह रहे थे किसी पुराने रोग की तरह अचानक रोग बिगड़ा और रोगी की स्थिति भी बिगड़ी। इजराइल और फिलिस्तीन के बीच संकट एक बार फिर विस्फोटक स्थिति में पहुंच गया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। रमज़ान के महीने में अल-अक्सा मस्जिद में जो पूर्वी यरूशलेम में है, जब कुछ अरब फिलिस्तीनी प्रार्थना के लिए गए तो उनको वहाँ से खदेड़ने का प्रयास कुछ उग्रपंथी यहूदियों ने किया। नस्लवादी तानों की छीटाकशी के साथ उनका साथ दिया इजराइल की पुलिस ने, और जिस तरह का बल प्रयोग वहाँ किया गया उसके विरुद्ध आक्रोश होना फिलिस्तीनियों में स्वाभाविक था। और फिलिस्तीनी जो शरणार्थी के रूप में रह रहे हैं, उत्पीड़ित शरणार्थियों के रूप में वेस्ट बैंक में भी, पूर्वी यरूशलेम में भी, गाजा की पट्टी में भी उन्होंने अपने आक्रोश के प्रदर्शन के लिए कुछ रॉकेटों को छोड़ा इजरायली ठिकानों पर। आज इजराइल का यह कहना है कि उसने अपनी आत्मरक्षा में इन रॉकेटों के जवाब देने के लिए एक भयंकर प्रतिरोधक कार्यवाही की है जिसमें ज़मीन, जल और आकाश से इकट्ठा हमला फिलिस्तीनियों के ठिकानों पर किया जा रहा है। पिछले 2 हफ्तों में लगभग 225 फिलिस्तीनी मारे गए हैं, 1000 से ज़्यादा घायल हो चुके हैं, अरबों डॉलर की संपत्ति को नुकसान पहुंचा है। और यदि आप देखें तो इसकी दूसरी तरफ समीकरण में इजराइल में सिर्फ 10 बार जाने गई हैं जिनकी भी निंदा की जानी चाहिए, मगर ये शक्ति का इतना असंतुलन है जिसे अमेरिका में एसिमेट्री ऑफ पावर कहते हैं कि दोनों बैरियों की शक्ति में इतना बड़ा संतुलन है कि एक और इजराइल के पास बिल्कुल परिष्कृत प्रक्षेपास्त्र रोधक आयरन डोम नाम की टेक्नोलॉजी है, दूसरी ओर फिलिस्तीनियों के पास ऐसे रॉकेट हैं जो एक बड़ी ऐसी आतिशबाजी नज़र आते हैं और जिनका एकमात्र उपयोग ऐसा लगता है कि वो अपनी प्रतिरोध की क्षमता को प्रतीकात्मक रूप से दर्शा रहे हैं। इनमें से कुछ की तो दूर तक मार करने की क्षमता है ही नहीं, वो कुछ ही मील तक जा पाते हैं और दक्षिणी इजराइल तक जाकर ही रुक जाते हैं। पर इस बार उनके पास कुछ ऐसे प्रक्षेपास्त्र जो इजराइल का कहना है ईरान के दिए हुए हैं, जिनको जब उन्होंने सैकड़ों की संख्या में एक साथ छोड़ा तो आयरन डोम की जो प्रतिरोध क्षमता थी उसको अंशतः असफल करते हुए वो 1-2 इजरायली नागरिक ठिकानों तक पहुंच पाए जिसमें कुछ नागरिकों की जानें गईं। मगर जिन इजरायली नागरिकों की जानें गई हैं उनमें से अधिकांश की जानें प्रक्षेपास्त्रों के कारण नहीं गई हैं। उनकी जानें इस कारण गई हैं कि वहाँ पहली बार इजराइल में उन बस्तियों में जो मलिन बस्तियाँ थीं, जो गेटोज जिन्हें कहते हैं अंग्रेज़ी में यहूदियों के, वहाँ सांप्रदायिक दंगे भड़के हैं। ये सांप्रदायिक दंगे पहली बार 70-75 साल में नस्लवादी, सांप्रदायिक, एक साथ कट्टरपंथी, आतंकवादी रूप ले रहे हैं।
अब इसके कुछ कारण बिल्कुल स्पष्ट हैं। जैसा हमने पहले कहा कि इजराइल का ये कहना है कि वो आत्मरक्षा में इस तरह की हिंसा का सहारा ले रहा है। उसका कहना है कि वो इस बार हमास की कमर तोड़ देना चाहता है और इस कांटे को हमेशा के लिए अपने मान से निकाल देना चाहता है। मगर जब हम ये तर्क देते हैं तो हम ये भूल जाते हैं कि फ़िलिस्तीनियों को भी ये कहने का अधिकार है कि वो भी अपनी आत्मरक्षा में बल प्रयोग कर सकते हैं, और संयुक्त राष्ट्र के अनेक प्रस्तावों ने उनको ये स्वीकार किया है कि वो उत्पीड़ित जन हैं, वो एक लगभग औपनिवेशिक उत्पीड़न शोषण का सामना कर रहे हैं, और अपने मानवाधिकारों की रक्षा के लिए, अपनी गरिमा की प्रतिष्ठा के लिए वो भी हिंसा का प्रयोग कर सकते हैं, हिंसक आंदोलन का, आत्मनिर्णय के अधिकार का प्रयोग कर सकते हैं। मगर ये समझने के लिए हमारे लिए ज़रूरी है कि हम इतिहास के पन्नों को दोहराएं। ये समस्या सिर्फ 1947-48 में तब शुरू नहीं हुई जब इजराइल की स्थापना इस क्षेत्र में हुई और फ़िलिस्तीनियों को उनके अपनी मातृभूमि से, पितृभूमि से खदेड़ दिया गया और बेदखल कर शरणार्थी बना दिया गया। यूँ कहने को तो इस समस्या की जड़ें 2000 वर्ष पुरानी हैं, जब पहल ईसाइयों ने यहूदियों को विस्थापित किया था उस जगह से जिसे वो अपनी पितृभूमि और अपना मूल स्थान मानते हैं। मगर उतने पहले यदि आप न भी जाएं तो लगभग 100 साल पुरानी ये मांग यहूदियों की रही है कि उन्हें वापस फ़िलिस्तीन में जाकर अपने मातृभूमि, पितृभूमि में जाकर बसने का अधिकार दिया जाए। और बड़े प्रभावशाली यहूदी राजनेता थे, बड़े प्रभावशाली धनाढ्य यहूदी धनकुबेर थे जो राजनीति को प्रभावित करते थे। उन्होंने प्रथम विश्व युद्ध के समय बेलफूर घोषणा, जिसे बेलफूर डिक्लेरेशन कहते हैं, उसको अंजाम दिया था, और ये कहा गया था कि फ़िलिस्तीन को एक मैंडेट टेरिटरी माना जाएगा जिस पर ब्रिटेन का अधिकार होगा, जो क्रमशः उसे उपनिवेश से स्वाधीनता की ओर ले जाएगा। सबसे बड़ी जो तरक्की इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए यहूदियों ने की, वो विडंबना ये थी कि उनका जो उत्पीड़न नाजी जर्मनी में हुआ था, लाखों की संख्या में यहूदियों को गैस चैम्बर्स में भेजा गया, कंसंट्रेशन कैंप्स में भेजा गया, और उनका एक वंशनाशक नरसंहार हुआ। तो न केवल जर्मनी बल्कि यूरोप के अनेक देशों में एक अपराध बोध था। वो चाहते थे कि इनके साथ न्याय हो, और उस अपराध बोध से मुक्त होने के लिए कि युद्ध की प्राथमिकताओं को ध्यान में रखते हुए यहूदी समस्या की ओर उनका ध्यान नहीं गया था। और ये बात भी अनदेखी नहीं की जा सकती कि नाजियों के पहले भी यहूदियों का उत्पीड़न यूरोप में होता रहा था। यहूदी बुद्धिमान थे, अन्य यूरोपियों की तुलना में अधिक सफल व्यापारी थे, वैज्ञानिक थे, संगीतकार थे, दार्शनिक थे, और उनके प्रति एक तरह का ईर्ष्या देश का भाव यूरोप के अनेक देशों में था, जिसको आप शेक्सपियर के नाटक मर्चेंट ऑफ वेनिस में जो शाइलॉक की कहानी है उससे समझने की कोशिश कर सकते हैं। क्या यहूदी के रक्त नहीं होता है? क्या यहूदी के मांस नहीं होता है? क्या यहूदी को दुख या शोक या हंसी खुशी नहीं मिलती है? मगर ये सारी बातें ऐतिहासिक हैं। जो बात अधिक प्रामाणिक है कि जब इजराइल की स्थापना हुई तो उसके 3-4 आयाम ऐसे थे जो हमें याद रखने चाहिए। अमेरिका उस समय शीत युद्ध ग्रस्त था, और वो शीत युद्ध की भू राजनीतिक प्राथमिकताओं में इजराइल को एक ऐसी स्थिति में बरकरार रखना चाहता था जहाँ से वो नज़र रख सके पूरे मध्य पूर्व में, उसे नियंत्रण में रख सके, और सोवियत यूनियन भी एक तरह से उस घेराबंदी की हद में आ जाए। तत्कालीन जो विभाजन मध्य पूर्व का था उसको ध्यान में रखने की ज़रूरत है। 1950 के दशक के अंत में, 1960 के दशक में जितने बड़े अरब राज्य थे, वो सीरिया हो, इराक हो, मिस्र हो, कुछ समय बाद अल्जीरिया हो, वहाँ ऐसी सरकारें थीं जिनका दावा था कि वो समाजवादी रुझान की हैं। वहाँ शासक भले ही वास्तव में साम्यवादी रुझान के न हों, मगर जनता के मन में साम्यवाद के प्रति बड़ा आकर्षण था। साम्यवादी सोवियत संघ ने, बाद में रूस ने बड़े पैमाने पर आर्थिक सहायता उन्हें दी थी, सैनिक मदद दी थी, जब पश्चिम ने उन्हें ऐसा देने से इनकार कर दिया था। 1956 में जब हस्तक्षेप की कोशिश अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन ने की थी सुएज़ नहर पर कब्जा करने की, तो उस समय नासिर एक विजेता के रूप में प्रकट हुए थे सोवियत समर्थन के कारण। जो बड़ा आसमान बांध उन्होंने बनाया था उसकी सहायता भी उन्हें तत्कालीन सोवियत संघ से ही मिली थी। उन्होंने अरब भाईचारे की कोशिश की थी, जिसे पैन अरब मूवमेंट कहते हैं। कुछ समय के लिए सीरिया और मिस्र का एक गठबंधन भी हुआ था, मगर सभी लोगों को नासिर का नेतृत्व रास नहीं आता था। और जो 2 अन्य बड़े देश थे, इराक में सद्दाम हुसैन और असद परिवार सीरिया में, इन दोनों में कुनबा परस्ती भी थी, तुनक मिजाज तानाशाही भी थी, बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार भी था, और साम्यवाद का सिर्फ ये लफाजी इस्तेमाल करते थे। इसकी तुलना में जो अल्जीरिया की क्रांति थी वो कहीं अधिक हिंसक और साम्यवाद समर्थक थी। बाद में जब
कद्दाफी प्रकट हुए लीबिया में तो उन्होंने इस्लाम और क्रांतिकारिता का एक बड़ा अद्भुत मेल पैदा करने की कोशिश की। कुल मिलाकर ये जो देश थे जिनसे उम्मीद करते थे फ़िलिस्तीनी समर्थन की, क्योंकि वो भी अपने को धर्मनिरपेक्ष कहते थे, अपने को समाजवादी रुझान का कहते थे, और जो दकियानूस सामंती मिजाज का अरब संसार था, सऊदी अरब हो, खाड़ी देश हों, उनसे उनकी बनती नहीं थी। जो राजतंत्र थे, जॉर्डन था, मोरक्को था। मगर क्रमशः 60 के दशक के अंतिम वर्षों तक ये बात स्पष्ट हो गई कि ये ज़्यादा देर तक बात चलने वाली नहीं है। तब तक इजराइल अपने को घिरा पाता था अपने शत्रुओं अरब देशों से, मगर 1967 में जो युद्ध हुआ उसमें पहले तो ये लगा कि अरब एके के कारण इजराइल की हार होगी, पर कुछ शुरू की हार के बाद इजराइल ने जवाबी हमला बड़ा ज़बरदस्त किया और पूरी तरह से मिस्री हवाई वायुसेना को नष्ट कर दिया, ध्वस्त कर दिया, उसकी ज़मीन पर कब्जा कर लिया। ज़मीन पर कब्जा करने की ये जो स्थिति है एक औपनिवेशिक ताकत की तरह से इजराइल की सन 67 से शुरू होती है। उसने गाज़ा पट्टी पर कब्जा कर लिया, उसने सीरिया के साथ जुड़े हिस्सों पर कब्जा कर लिया, गोलान हाइट्स पर, उसने वेस्ट बैंक पर कब्जा कर लिया, और उसने जो बाकी उसके फ्रंट लाइन स्टेट्स जिन्हें कहते हैं, जॉर्डन हो या सीरिया हो या इराक हो, उन सबको ये स्पष्ट कर दिया कि यदि वो फ़िलिस्तीनियों को अपने यहाँ शरण देंगे या उन शरणार्थियों की सहायता करेंगे तो जिन शिविरों में ये फ़िलिस्तीनी रह रहे हैं उन पर भी इजराइल हमला करने से बाज नहीं आएगा। और इन सारे देशों ने, वो चाहे जॉर्डन हो, चाहे सीरिया हो, चाहे मिस्र हो, अपनी सहूलियत से एक सुलह करने की कोशिश की इजराइल के साथ। इसमें दो बातें और ध्यान में रखने की हैं। वो ये है कि जब कैंप डेविड समझौता हुआ तब मिस्र ने ये बात मान ली, अमेरिका के दबाव में कहिए, प्रभाव में कहिए, कि उसको इजराइल के साथ सुलह करने की ज़रूरत है। और बाद के वर्षों में जो ओस्लो शांति प्रक्रिया चली तो उसमें एक और बात सुझाई गई, जिसमें यूरोपीय देश नॉर्वे जैसे शामिल थे, कि यदि इसी भूभाग में दो राज्यों का गठन स्वीकार कर ले इजराइल तो दोनों राज्य सहअस्तित्व कर सकते हैं शांतिपूर्ण, और क्रमशः उनके बीच में विश्वास बढ़ सकता है और दुश्मनी का अंत हो सकता है। इजराइल ने संकेत तो यह दिया कि ये सुलह करने को वो तैयार है, मगर उसने कभी भी ईमानदारी से इस पर अमल नहीं किया। एक और बात जो इस वक्त ध्यान में रखने की है वो ये है कि इस पूरे दौर में जो फिलिस्तीनी थे उनका नेतृत्व एक करिश्माई व्यक्तित्व के क्रांतिकारी तेवरों वाले यासिर अराफात कर रहे थे, जिनका जो फिलिस्तीनी मुक्ति संगठन था PLO, पैलेस्टीनियन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन, वो ये कहता था कि वो हिंसा के माध्यम से ही अपने अधिकार को प्राप्त करना चाहते हैं, क्योंकि इजराइल संवाद से उन्हें देने को तैयार नहीं है। इन्हीं दिनों कुछ ऐसी घटनाएं हुई जो PLO के साथ जुड़े कुछ संगठन थे जो अधिक हिंसक थे, अधिक आतंकवादी थे, जिनमें ब्लैक सितंबर था, जिसमें अल-फतह था, जिन्होंने वायुयानों का अपहरण किया, जिन्होंने म्यूनिख ओलंपिक खेलों में इजरायली खिलाड़ियों की हत्या की निर्मम। तो एक तरह से उनकी एक पहचान, इसके लिए यासिर अराफात दोषी नहीं थे पूरी तरह से, मगर कहीं ना कहीं एक आतंकवादी ठप्पा फिलिस्तीनियों के ऊपर लगना शुरू हो गया। किसी ने तभी सोचने की कोशिश नहीं की कि किन स्थितियों में हथियार उठाने को फिलिस्तीनी मजबूर हुए थे। न फिलिस्तीनियों का साथ उन अरब राज्यों ने दिया जहां राजशाही थी, जहां तानाशाही थी, जो दक्षिणपंथी मिजाज के थे, जिनके पास तेल की संपत्ति थी, और उनको ये गरीब फिलिस्तीनी अपने दरिद्र बिरादर लगते थे जिनका बोझ वो ढोना नहीं चाहते थे। वो कहने को इस्लाम के रखवाले थे, मगर फिलिस्तीनी चूँकि उस तरह के कट्टरपंथी मुसलमान नहीं थे जिस तरह के वो चाहते थे उनके अनुचर बने। वो बुद्धिमान थे, पेशेवर थे, आधुनिक थे, तो उनका कोई मेल नहीं होता था। अब इस दौरान क्या हुआ कि जब ये ओस्लो प्रक्रिया के बाद तय किया गया कि वेस्ट बैंक वाले इलाके में फिलिस्तीनी राज्य की स्थापना होगी, शुरू में एक स्वायत्त अधिकरण के रूप में, ऑटोनोमस एजेंसी के रूप में, और धीरे धीरे जो एक संप्रभु राष्ट्र का रूप ले लेगी। कहने को इजराइल ने ये बात स्वीकार कर ली हो, पर तत्काल उसने ऐसा आचरण करना शुरू किया कि जो वेस्ट बैंक वाला पूरा इलाका था उसकी घेरेबंदी शुरू कर दी, उसमें सीमेंट की, कंक्रीट की दीवारें बनानी शुरू कर दी, कटीले तार की बाड़ बनानी शुरू कर दी। और चूंकि फिलिस्तीनियों के पास कोई साधन नहीं थे बिजली के उत्पादन के, पीने के जल के वितरण के, चिकित्सा सेवाओं के, शिक्षा के, सड़कों के आदि, तो उन्होंने एक तरह से नाकेबंदी इस इलाके की इस तरह कर दी, खासकर गाज़ा पट्टी की, कि लोग न तो वहाँ से मिस्र की ओर जा सकते थे, न वो इस भूभाग में आ सकते थे अपने बिरादरों से मिलने के लिए वेस्ट बैंक में या पूर्वी यरूशलेम में। इसके अलावा
इजराइल के भीतर अपने आप में लाखों की संख्या में फिलिस्तीनी रहते हैं जिन्हें इजरायली नागरिक कहा जाता है। कहने को वो इजरायली नागरिक हैं, मगर उनके साथ नस्लवादी भेदभाव बरता जाता है, जिसे लोग दक्षिणी अफ्रीका के अपार्टाइड से जिसकी तुलना करते हैं, रंगभेदी, नस्लभेदी, और वो दोयम दर्जे के नागरिक ही माने जाते हैं। वो मनन बस्तियों में रहने को बाध्य हैं। वो अपने घर से निकलकर दूसरी जगह अपने रिश्तेदारों, इष्ट मित्रों से मिलने नहीं जा सकते हैं। और उनके ऊपर सतर्क निगरानी रखती है इजराइल की फौज, वहाँ की पुलिस व्यवस्था, वहाँ का खुफिया तंत्र। वहाँ लगभग जिस तरह का उत्पीड़न, दमन उनका होता है, उन स्थितियों के खिलाफ जो प्रतिरोध है, कई बार बड़े पैमाने पर बगावत हुई है, जिसे इत्तफादा कहते हैं। पहली बड़ी बगावत हुई थी 1993 में, जो 4-5 साल चली, जिसमें 5000 फिलिस्तीनी मारे गए। उसके बाद कुछ समय के लिए थोड़ी राहत, थोड़े युद्ध विराम की सी स्थिति रही। फिर 2000 में दूसरा इत्तफादा हुआ जो 3-4 वर्ष चला, फिर हज़ारों फिलिस्तीनी मारे गए। और हर बार इस बयान से ऐसा लग सकता है कि हम फिलिस्तीनियों की पक्षधरता कर रहे हैं, पर हकीकत यह है कि इजराइल ने हमेशा एक दुष्ट राज्य की तरह, निरंकुश राज्य की तरह आचरण किया है। उसने संयुक्त राष्ट्र के प्रस्तावों की अवहेलना की है, जिनमें प्रस्ताव सुरक्षा परिषद का 242 सबसे प्रमुख है। वो कोई भी प्रस्ताव मानने को तैयार नहीं है, वो अंतर्राष्ट्रीय कानून का कोई विधान मानने को तैयार नहीं है, जब तक उसे लगता है कि अमेरिका का वरद हस्त उसकी पीठ पर है। और इस बार भी लगभग यही हो रहा है। जब लोगों ने अपेक्षा की थी कि जब बाइडेन सत्ता ग्रहण करेंगे तो वो इजराइल पर दबाव डालेंगे इस बात के लिए कि वो सुलह करे और युद्ध विराम करे, मगर उन्होंने ये तो कहा कि इजराइल को अपने ऊपर अपनी आत्मरक्षा के लिए हिंसा का सहारा लेने का अधिकार है। उन्होंने ये नहीं कहा कि फ़िलिस्तीनियों को ये अधिकार है या नहीं, जिस अधिकार को संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव आम सभा के स्वीकार कर चुके हैं, कि वो भी एक उत्पीड़ित औपनिवेशिक समाज की स्थिति में रह रहे हैं, वो भी आत्मनिर्णय के लिए हथियार उठा सकते हैं। दूसरा पक्ष ये है कि जब तक सुरक्षा परिषद में अमेरिका अपने वीटो का प्रयोग करता है, तब तक कोई भी तरीका ऐसा नहीं है कि युद्ध विराम के लिए कोई दबाव अंतर्राष्ट्रीय समुदाय इजराइल पर डाल सके। कुछ लोगों का ये भी मानना था कि कहीं ना कहीं ईरान का राजनय अमेरिका के साथ इसके साथ जुड़ा है। लोगों को लगता था कि शायद इजराइल का प्रयास ये है कि ईरान के साथ अमेरिका के संबंध साझ न हो, परमाणु समझौता दोबारा बरकरार न हो। मगर आज ये लगता है कि उससे कहीं अधिक महत्वपूर्ण बात इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू के लिए ये रही है कि उनके ऊपर भ्रष्टाचार के बहुत बड़े आरोप लगे हुए हैं। वो लगभग जेल जाने की स्थिति में थे। उन्होंने जानबूझकर एक ऐसा संकट पैदा किया है जिसमें वो कह सकें कि ये तो इजरायली राष्ट्र के अस्तित्व का प्रश्न है। ऐसी स्थिति में न तो सत्ता परिवर्तन हो सकता है, न कोई दूसरी सरकार बन सकती है, और मैं ही इजराइल को बचा रहा हूँ। कुछ और चीज़ें यहाँ पर ऐसी हैं जिन पर दृष्टिपात बेहद ज़रूरी है। कुछ वर्ष पहले तक ये कहा जा रहा था कि यदि इजराइल में जो नौजवान हैं वो थक चुके हैं लगातार लड़ते हुए, इस आपातकाल जैसी स्थिति में रहते हुए, इस घेराबंदी की स्थिति में, तो वो चाहते हैं कि शांति का लाभांश उन्हें मिले, वो अपने फिलिस्तीनी पड़ोसियों के साथ, भाइयों के साथ शांति के साथ रह सकें। मगर पिछले 2 साल में जो 4 चुनाव हुए हैं, उनमें क्रमशः जो जनमत प्रकट हुआ है वो दक्षिणपंथी, उग्रपंथी, अति उग्रपंथी यहूदियों के पक्ष में हुआ है। और इसी कारण इस बात की संभावना आजकल लगभग नहीं के बराबर है कि निकट भविष्य में भी इस स्थिति में कोई बड़ा व्यापक जन समर्थन में परिवर्तन होगा। और इजराइल में ये एक आकांक्षा, इसके लिए जनाधार होगा कि फिलिस्तीनियों को उनके अधिकार वापस दिए जाएं। एक और जो भड़काऊ हरकत निरंतर इजराइल करता रहा है वो ये है कि वो दुनिया भर से और यहूदी शरणार्थियों को बुलाकर वहाँ बसाता रहा है उन जगहों पर जो जगह सुनिश्चित थी उस राज्य के लिए जहाँ फिलिस्तीनी राज्य की स्थापना होनी थी। वेस्ट बैंक को टुकड़े टुकड़े बांट दिया गया है। एक टुकड़े से दूसरे टुकड़े में जाने के लिए फिलिस्तीनी स्वतंत्र नहीं है और उनको बिल्कुल रहमो करम पर निर्भर होना पड़ता है इजरायली सिपाहियों के, इजरायली सेना के, इजरायली पुलिस के। बिजली का उत्पादन हो, पीने के पानी की व्यवस्था हो, मल का विसर्जन हो, सड़कें हों, ये सारी चीज़ें फिलिस्तीनी न अपने साधनों से जुटा सकते हैं। और यदि जुटाते भी हैं अंतर्राष्ट्रीय सहायता से, तो ये इजराइल के रहमो करम पर निर्भर है कि वो अंतर्राष्ट्रीय सहायता को वहाँ तक पहुँचने भी देता है कि नहीं भी देता है। इजराइल का ये मानना है कि हमास एक आतंकवादी संगठन है। अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी जैसे देशों का मानना है कि हमास पूरा का पूरा आतंकवादी संगठन है। मगर संयुक्त राष्ट्र के अधिकांश सदस्यों का मानना है कि पूरा हमास आतंकवादी संगठन नहीं है। हो सकता है उसका एक हिस्सा कट्टरपंथी आतंकवादी हो, मगर उनको इस तरह से बदनाम करना नाजायज़ है। मगर इजराइल की नीतियों पर इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, न कभी पड़ा है। 1967 के युद्ध की हमने बात की, ऐसा ही 1973 के युद्ध के बाद भी हुआ। 1971 में अरबों ने कोशिश की थी कि तेल के अस्त्र का प्रयोग एक राजनयिक अस्त्र के रूप में किया जा सके। संपन्न देशों
देशों पर उसका दबाव डाला जा सके और वो अरबों का फिलिस्तीनियों का समर्थन करें। किंतु ये सफल नहीं हो सका। अरब देशों में भ्रष्टाचार था, आपसी फूट थी, सांप्रदायिकता थी, प्रतिद्वंदिता थी राजतंत्रों के बीच में, और अंत में ये बात भी उनको स्वीकार करनी पड़ी कि उनके जो तेल संसाधन हैं उनका दोहन वो अकेले नहीं कर सकते, वो अमेरिकी कंपनियों का, तेल कंपनियों का वर्चस्व उन पर है। और जैसा ट्रंप ने एक बार बड़बोली उक्ति की थी कि यदि वो अपना समर्थन वापस ले लें तो कुछ ही हफ्तों में सऊदी अरब का जो राजवंश है उसको गद्दी छोड़नी पड़ सकती है। ये बड़ी अपमानजनक टिप्पणी थी, मगर हकीकत से बहुत दूर नहीं थी। जब वहाँ तेल कूपों में आग लगती है तो उसे शांत करने के लिए अमेरिकी विशेषज्ञ बुलाने पड़ते हैं। जिन हथियारों का प्रयोग वो करते हैं अपनी रक्षा के लिए, वो अमेरिका से ही आते हैं। अब कुल मिलाकर स्थिति यह है कि 1973 के बाद इजराइल को बिल्कुल इस बात का भरोसा हो गया कि उसके ऊपर अंकुश लगाने वाली कोई शक्ति नहीं है, वो मनमाना आचरण कर सकता है। और कुछ दुर्भाग्य ये भी हुआ कि हाल के वर्षों में दुनिया का ध्यान फिलिस्तीनी संकट से हटकर कुछ और ऐसे संकटों की ओर चला गया है जिनको मानवीय अधिकारों के उल्लंघन का संकट उससे बड़ा माना जाता है। कि आज फिलिस्तीनी शरणार्थी उतने महत्वपूर्ण नहीं रह गए जितने सीरियाई शरणार्थी, जितनी अफ्रीका से यूरोप आने वाले शरणार्थी, अल्जीरिया से आने वाले शरणार्थी, जितना तुर्की से आने वाले शरणार्थी, जितना रोहिंग्या शरणार्थी हैं, जितना दक्षिण पूर्व एशिया में जाने वाले शरणार्थी हैं जो ऑस्ट्रेलिया, मलेशिया में शरण लेने की कोशिश करते हैं। इन शरणार्थियों की समस्या की में फिलिस्तीनियों को लोग लगभग भुला चुके हैं। दूसरी बात ये हुई कि जब से सोवियत संघ का विलय हुआ, विखंडन हुआ, तो जो समर्थन फिलिस्तीनियों को मिलता था वो भी नष्ट हो गया। जो सत्ता परिवर्तन की नीति अपनाई अमेरिका ने सीरिया में, इराक में, लीबिया में, अफगानिस्तान में, उसके कारण भी जो युद्ध वहाँ दशकों से चलता रहा, जैसे सीरिया का युद्ध तो छोड़िए कई वर्षों से चल रहा है, 15-16 वर्ष से, मगर अफगानिस्तान में अब तक अमेरिका ने अपने इतिहास का सबसे लंबा युद्ध लड़ा है, जहाँ उसकी कब्जावर फौजें 20 वर्ष तक रहीं और असफल होकर आज लौटने को मजबूर हैं। तो अफगानिस्तान के तालिबान हो या इराक का संघर्ष हो सत्ता परिवर्तन का सद्दाम के बाद, या लीबिया के बाद जो अस्थिरता को आमंत्रण दिया अमेरिका ने लीबिया में बिना सोचे कि वहाँ क्या होगा, या उसके बाद जिस तरह का घटनाक्रम देखने को मिल रहा है हम लोगों को सीरिया में, जहाँ ईरानी मिलिशिया, कुर्द विद्रोही और असद के सारे विरोधी मिलकर लड़ रहे हैं। और वहाँ स्थिति ये थी कि जिस समय ISIS यानी दशेश यानी इस्लामिक कैलिफेट ऑफ ईरान एंड शम्स आग सामने आया, तो उसको देखकर लोगों को लगा कि वो खतरा कहीं अधिक बड़ा है बनस्पत फिलिस्तीनी इजरायली संकट के। तो इसमें इजराइल को ये मौका मिला कि उसने अपनी स्थिति इजरायलियों के विपक्ष में काफ़ी मजबूत कर ली। फिलिस्तीनियों का जन समर्थन जो विदेशों में था उसका क्षय काफ़ी हुआ, और लोगों ने अपने नाते इजराइल के साथ या सऊदी अरब के साथ बढ़ाने की कोशिश भू राजनीतिक या भू आर्थिक कारणों से की। अब यहाँ ये सोचने लायक है कि भारत के राष्ट्रीय हित इससे कैसे और कहाँ तक प्रभावित होते हैं। हाल के वर्षों में न केवल अमेरिका के करीब भारत गया है, अमेरिका के प्रभाव में भारत ईरान से कुछ कट के दूर हुआ है, और उसके रिश्ते इजराइल से भी बहुत करीबी हुए हैं। ये एक दूरदर्शी नीति आप इसे कह सकते हैं। उसे लगता है कि चूंकि इजराइल कट्टरपंथी मुसलमानों का विरोधी है, तो वो भारत में जो कट्टरपंथी इस्लामी हिंसा का ज्वार पिछले वर्षों में देखने को मिला है उसमें भारत का मददगार हो सकता है। वो खुफिया सूचनाएं हमें दे सकता है, हमें परिष्कृत टेक्नोलॉजी, सैनिक साज सामान की दे सकता है, हम उससे कई तरह की जानकारियाँ प्राप्त कर सकते हैं। तकनीकी सहकार के क्षेत्र उसके और हमारे बीच में काफ़ी विस्तृत आयाम उनके हैं। यदि हम इजराइल के निकट पहुंच जाते हैं तो फिर हमारे लिए फ़िलिस्तीनियों का समर्थन पहले की तरह देना लगभग असंभव हो जाता है। जिस तरह के व्यक्तिगत संबंध अच्छे श्रीमती इंदिरा गांधी के काल में और यासिर अराफात के काल में थे, जब गुटनिरपेक्ष आंदोलन अपने चरमोत्कर्ष पर था, तो तब जिस तरह का समर्थन पूरे ये देश इस आंदोलन के मिल के फ़िलिस्तीनियों को दे सकते थे, उसकी कोई संभावना आज हमें नज़र नहीं आती है। हम अमेरिकी दबाव में कहिए, प्रभाव में कहिए, ईरान से पहले ही अलग हो चुके हैं, और इजराइल को यदि चिंता किसी की है तो सिर्फ ईरान की है। उसे लगता है यदि ईरान ने किसी तरह से परमाणु अस्त्र हासिल कर लिए तो वो उसका प्रयोग कर उन्हें हमेशा हमेशा के लिए ध्वस्त कर सकता है। तो इजराइल का हमेशा प्रयत्न ये रहा है कि उसकी साजिश रही है, षड्यंत्र रहा है कि वो खुफिया हमले करता रहे ईरान के ऊपर, कभी उनके शीर्षस्थ किसी सेना नायक को मार गिराए, या कभी उनके शिखर के किसी परमाणु वैज्ञानिक की हत्या कर दे, या कभी उनके परमाणु संयंत्र में भितरघात कर ले, सेंधमारी कर ले। मगर इन सब बातों को देखते हुए इसका एक दुष्परिणाम ये हुआ है कि ईरान क्रमशः चीन के निकट जाता रहा है। और यदि भारत अपने हितों की रक्षा इस क्षेत्र में करना चाहता है तो उसके लिए चुनौती क्रमशः और भी जटिल होती जाएगी, क्योंकि जो स्थान यहाँ रिक्त हो रहा है
अमेरिका की काहिली के कारण कहिए या अनिश्चय के कारण कहिए या जूइश लॉबी जिसे कहते हैं, यहूदियों के प्रभावमंडल के कारण अमेरिका में या पश्चिमी देशों में, उसका एक परिणाम ये हुआ है कि चीन यहाँ अधिक असरदार हो सकता है, पुतिन यहाँ अपने कदम फैला सकते हैं। और तुर्की ने भले ही कहना शुरू किया है कि वो इस्लामी भाईचारे के रूप में समर्थन देगी फ़िलिस्तीनियों को, मगर जिस तरह के रिश्ते तुर्की के हैं पुतिन के साथ और जिस तरह का घटनाक्रम हमें देखने को मिला है अज़रबैजान और आर्मीनिया में, ये कहना कठिन है कि इसमें इसका इस्लामी पक्ष कितना मजबूत रहेगा, तेल की राजनीति कितनी असरदार रहेगी। और इज़राइल यदि आज इस बात पर आमादा है कि वो एक निरंकुश दुष्ट राज्य की तरह आचरण करेगा, तो उस पर अंकुश लगाने का काम क्या अमेरिका भी कर सकता है। आज जो अमेरिका में उदारवादी यहूदी हैं, युवा पीढ़ी है, उन्होंने कहना शुरू किया है कि अमेरिका को अपनी नीति में बदलाव करना चाहिए। मगर पुतिन ने ये तो कहा है कि मैं दबाव डालूंगा इजराइल पर युद्ध विराम के लिए, पर तत्काल युद्ध विराम की बात उन्होंने नहीं की है और कोई भी समय सीमा इजराइल पर नहीं लगाई गई है। और नेतन्याहू बार बार इस बात को दोहराते जा रहे हैं कि इस बार वो हमास की कमर तोड़कर ही रहेंगे, आर पार की लड़ाई लड़ी जा रही है। इसका जो एक सबसे दुखद और चिंताजनक पक्ष है वो ये है कि जब एक पूरी पीढ़ी, और फ़िलिस्तीन में न केवल एक पीढ़ी बल्कि 2 पीढ़ियां लगभग ऐसी पैदा होकर वयस्क हो चुकी हैं जिन्होंने शांति देखी ही नहीं है, जिन्होंने उत्पीड़न झेला है, जिन्होंने कब्जावर इजरायली सेनाओं को अपने साथ देखा है, तो जब उनके पास कोई आशा शेष नहीं रहेगी तो ये नौजवान पीढ़ी, ये किशोर पीढ़ी जो बिल्कुल ही नकारात्मक सोच की है, वो अपने जो अनाथ हो चुकी है, जिसके परिवार के सदस्य मारे जा चुके हैं, जिनको शिक्षा नहीं प्राप्त हो सकी है, उनका अपने आप एक स्वाभाविक आकर्षण और झुकाव उस हिंसा के प्रति होगा जिसकी परिणति आत्मघातक आतंकवाद में ही हो सकती है। उसके विरुद्ध क्या इजराइल अपने को सुरक्षित रख सकता है, ये बड़ा सोच पाना कठिन है। जब विश्व का ध्यान फंसा रहा है इजराइल और फिलिस्तीन के बीच के संघर्ष में, कुछ ऐसी विस्फोटक स्थितियां मध्य पूर्व की अनदेखी रह गई हैं जो निकट भविष्य में चिंताजनक हो सकती हैं। इनमें एक जगह तो है सीरिया, जहां गृहयुद्ध चला आ रहा है ईरानी मिलिशियाओं और असद के विरोधी तत्वों के बीच में, जिनमें कुर्द भी हैं, जिनमें वो शिया समुदाय भी है, जो जिनको लगता था, जो सब एकजुट हुए थे इस्लामिक खलीफत के से संघर्ष करने के लिए। और इस्लामिक खलीफत को हराने में वो लोग खिलाफत को हराने में समर्थ भी हुए हैं। आज ISIS का कोई प्रभाव वहाँ नहीं बचा रहा है सीरिया में या इराक में, मगर ये बात भी ध्यान में रखने लायक है कि वो पूरी तरह नष्ट नहीं हुए हैं। उनके छोटे छोटे छिटपुट जो टुकड़ियाँ हैं वो अफ्रीका में सक्रिय हैं, और यदि कभी भी कोई सत्ता परिवर्तन होता है या स्थिति कमज़ोर होती है असद की सीरिया में, तो वो पुनः अपना सिर उठा सकते हैं, पुनः कब्जा कर सकते हैं उन जगहों पर। असद की स्थिति तभी तक निरापद है जब तक सेना का भरपूर समर्थन उन्हें प्राप्त है, मगर सेना में यह समर्थन उनको कब तक प्राप्त रहेगा कहना कठिन है, क्योंकि सेना में भी घेराबंदी है, गुटबंदी है, गिरोहबंदी है, जो सांप्रदायिक आधार पर है, कबायली आधार पर है। और स्वयं असद कुनबा परस्ती का एक प्रमाण है, वो खुद एक पेशे से डॉक्टर रहे हैं, मगर उनके ऊपर भी भ्रष्टाचार के आरोप हैं, उनके ऊपर भी कुनबा परस्ती के आरोप हैं, उनके ऊपर भी ये आरोप है कि उनके कारण जो कुशासन हुआ है उसमें ही देश में इतना अमीरों और गरीबों के बीच में भेदभाव हुआ है कि असंतोष निरंतर बढ़ता चला जा रहा है। और जो ये तत्व हैं जो संघर्ष कर रहे थे इस्लामिक खिलाफत के विरुद्ध, वो आज भले ही तब तक एकजुट थे जब तक दशेश को हराया नहीं जा सका था, मगर आज वो आपस में भी लड़ने भिड़ने लगे हैं और लगभग उस देश के हर क्षेत्र में उन वॉरलॉर्ड्स का बोलबाला बढ़ रहा है जो एक लगभग स्वतंत्र स्वाधीन निरंकुश क्षत्रप की भूमिका निभा रहे हैं। ऐसी कुछ स्थिति इराक में है, जहां हाल में वहां प्रधानमंत्री मुस्तफा खदीमी ने सत्ता संभाली है, जिनकी पृष्ठभूमि बड़ी रोचक है। वो इसके पहले वहां के खुफिया संगठन के प्रमुख थे और उसके पहले वो एक पत्रकार रह चुके थे। उनका कोई राजनीतिक जनाधार नहीं है, कोई बड़ा कबायली जनसमर्थन किसी कबीले का उन्हें प्राप्त नहीं है, और लोगों को लगता है कि मृदुभाषी टेक्नोक्रेट की छवि वाले ये व्यक्ति ज़्यादा दिन तक सफल नहीं हो सकते हैं। भले ही उन्होंने अपने देशवासियों को यह आश्वासन दिया है कि वो भ्रष्टाचार का सफाया करेंगे, वो बिना पक्षपात के सभी के साथ न्याय करेंगे और वो सांप्रदायिक आधार पर अपनी सरकार में किसी को स्थान नहीं देंगे। और उन्होंने ये बात भी स्पष्ट दो टूक कही है कि जो हथियार हैं वो अलग अलग मिलिशिया के हाथ में नहीं रहने चाहिए, बल्कि सिर्फ सेना के हाथ में रहने चाहिए। ये बात कहना आसान है पर इस पर अमल करना बड़ा कठिन है, क्योंकि अमेरिकियों ने जिस स्थिति में
इराक को छोड़ा है वहाँ अराजकता की स्थिति है, और वहाँ जिनके पास हथियार हैं वो उन हथियारों को छोड़ने को राजी नहीं है, क्योंकि वही उनकी आत्मरक्षा का सबसे बड़ा साधन है। वही किसी एक भूभाग में उनके प्रभाव क्षेत्र को बरकरार रखने में सफल होते हैं। और ये बिल्कुल असंभव नहीं कि इराक में विघटन की, अराजकता की एक और प्रक्रिया शुरू हो यदि खादिमी सफल नहीं होते हैं। ये इसका दोष अमेरिका को ही दिया जा सकता है कि सत्ता परिवर्तन की जो नीति उसने अपनाई थी, वो सीरिया हो, इराक हो, अफगानिस्तान हो, लीबिया हो, बिना ये सोचे अपनाई थी कि सत्ता परिवर्तन के बाद वहाँ क्या होगा। 2003 से लगभग 15-16 वर्ष तक ये स्थिति इराक में चलती रही। लगभग ऐसी स्थिति अमेरिकी भले ही वहाँ ज़मीन पर उतनी बड़ी संख्या में नहीं थे, मगर उनका हस्तक्षेप सीरिया में भी था, और वहाँ वो हस्तक्षेप का मुकाबला करने की कोशिश कर रहे थे जो ईरानी मिलिशिया का था, जो पुतिन के भाड़े के सैनिकों का था, जो कुर्द आज़ादी की लड़ाई की लड़ने वालों का था। मगर अफ़गानिस्तान में अमेरिका को मुँह की खानी पड़ी। अपने इतिहास में सबसे लंबा युद्ध 20 वर्ष का उसने वहाँ लड़ा, और आज बिना किसी शांति की स्थापना के उन्हें लौटना पड़ रहा है। जब अमेरिका से अमेरिकी सैनिक लौटेंगे अफ़गानिस्तान से, तो अभी भी इस बात के संकेत मिलने लगे हैं कि तालिबान इस बात के लिए तैयार नहीं है कि वो अपने वादे को निभाएंगे, और जो अस्थिरता अफगानिस्तान में आएगी वो इस पूरे भूभाग को एक ऐसे विस्फोटक क्षेत्र में बदल देगी जो फिलिस्तीनी इजरायली संघर्ष के साथ साथ बेहद चिंताजनक पूरे विश्व के लिए हो सकता है। और भारत के लिए चुनौती और भी जटिल होगी, क्योंकि तब अमेरिकियों के लौटने के बाद अफपाक जो है वो सिर्फ भारत के लिए एक चुनौती सबसे बड़ी खड़ी कर रहा होगा। और अमेरिकियों की अपेक्षा है कि भारत हर जगह उनका साथ दे, चीन के खिलाफ क्वाड में, दक्षिण एशिया में शांति स्थापना करने के लिए अफगान मोर्चे पर, और मध्य पूर्व में कम से कम उनकी नीतियों का समर्थन करते रहे। ये देखने लायक होगा कि भारत किस सीमा तक अपने हितों की रक्षा, अपने सामरिक हितों की रक्षा, अपने आर्थिक हितों की रक्षा, प्रवासी भारतीयों के जो इस क्षेत्र में काम करते हैं उनके हितों की रक्षा कैसे, किस तरह करता है, एक एक देश के साथ अलग अलग राजनीति से, या पूरे क्षेत्र को एक व्यापक परिप्रेक्ष्य में देखते हुए। इस सप्ताह के लिए इतना ही। इन सब बातों पर आप गंभीरता से विचार करें, दोहराएं, किसी निष्कर्ष पर पहुंचने के पहले अपनी राय बनाने की स्वयं कोशिश करें। अगली बार आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद।